हेलो एवरीवन, मैं कुणाल। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जो है जारी रखे होंगे। ठीक है, एग्जाम आपका खत्म हो गया 5th सेमेस्टर का। आपने एग्जाम अच्छा लिखा होगा और आप जिस हिसाब से लिखे होंगे, मतलब आपने जैसा एग्जाम में लिखा होगा उस हिसाब से आपको मार्क्स भी अवॉर्डेड होंगे, मतलब मार्क्स भी आपको मिलेंगे। राइट, आपने जैसा लिखा होगा उस आधार पे आपको मार्क्स मिलने की संभावना प्रबल है। राइट, अभी बीच में क्लास जो है आपका नहीं भी चल रहा था, मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद बीच में आपको गैप भी मिल गया होगा, तो आप लोग डेफिनेटली उस टाइम को एंजॉय किए होंगे। मतलब जो भी आपका बचा हुआ काम था आप वह काम को पूरा कर लिए होंगे। और फिर साथ में मतलब खेलना, एक तरह से जो कहते हैं ना, सभी लोग चाहते हैं कि खेलें दिन भर, है ना। तो आपने खेला भी होगा अच्छे तरीके से, मतलब जो भी आपको फ्री टाइम में करना रहता है वो आपने किया होगा। ठीक, तो अब हम लोग वापस अपने सेमेस्टर पे आ जाते हैं। 6th सेमेस्टर आपका अब स्टार्ट हो गया है, ये आपको पता है। कोर्सेस भी लॉन्च हो गए हैं। अगर आपको लगता है या फिर आप कह लीजिए कि अगर आपको जरूरी है या आप चाहते हैं, एक तरह से कह लीजिए, तो आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट्स वहां पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है। एक बार जाकर के आप देख लीजिएगा, डेमो लेक्चर भी वहां पे आपको मिलेगा, आप वहां पे एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिर उसको परचेज कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग विषय वस्तु पे। ठीक है, तो 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि इसमें क्या क्या पढ़ाई होगी और क्या क्या हम लोग सीखेंगे। एक एक चीज करके मैं आपको बता देता हूँ क्या फायदा है, कहाँ कहाँ इसके फायदा होने वाले। तो बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है बिल्डिंग माने कि घर, और इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब हो गया उसमें बिजली के उपकरण कह लीजिए लगाने से जुड़ा हुआ, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो मतलब जो बिल्डिंग है या जो घर है उसमें आप बिजली मतलब एक तरह से वायरिंग समझ लीजिए, वायरिंग करना, इन सब के बारे में। मटेरियल कौन कौन से होंगे या फिर इक्विपमेंट जो लगेंगे, लाइक फैन हो गया या फिर रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया या फिर बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, है ना। इन सब उपकरण के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे अब रूम ही हो गया तो कितने लाइट की आवश्यकता है या हम कितना लाइट लगा सकते हैं एक रूम में ताकि हमें प्रॉपर लाइट मिल सके, है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा जैसे कि इसी में ये सिविल से भी जुड़ा हुआ चीज है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके लिए आपको घर का नक्शा पता होना चाहिए। लाइक जो आप आर्किटेक्चर जो होता है ना, वो एक नक्शा तैयार कर देता है घर का, जिसके बेस पे आप फाउंडेशन तैयार करके घर बनाते हैं। तो घर का नक्शा मालूम होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आप ऐसा समझ लीजिए कि जो नक्शा होता है ना, उसको पढ़ने आना चाहिए, उसको समझने आना चाहिए कि कहाँ पे घर होगा या कहाँ पे रूम है, कहाँ पे बाथरूम है, कहाँ पे आपका पूजा घर है, डाइनिंग रूम हॉल है कह लीजिए, या फिर, है ना। तो इस तरह से हर एक चीज आपको आना चाहिए। मैं एक एक चीज करके सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए इस सब्जेक्ट को के फायदे क्या क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहला आपको मैं ये बता दूं कि इन एंट्रेंस एग्जाम, लाइक आप अगर आरआरबी जेई वगैरह देते हैं, इन इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ, आरआरबी जेई हो गया या फिर एसएससी जेई, तो वहां पे आप देखिएगा सिलेबस में आपको होगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करके। ये पहले एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के नाम से ही सब्जेक्ट चलता था, अभी इसको चेंज करके बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया। बोथ आर सेम, है ना। बताएंगे इसके बारे में भी। तो ये सब्जेक्ट आपको है पढ़ना है। इसमें कई सारे मैं रूल आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारा रूल आएगा जिसको कि आपको जानना भी है। जैसे आप टेम्परिंग करते हैं, मतलब टेम्परिंग इन द सेंस बिजली का जो एनर्जी मीटर होता है उसमें अगर आप छेड़छाड़ करते हैं मान लिया जाए, तो उसके छेड़छाड़ में क्या प्रावधान है, आपको कितना सजा हो सकता है, क्या वो ऐसा करना चाहिए, ये सब कितने नंबर में, लाइक 44 में है, रूल नंबर 44 बोलते उसको, उसमें है ये चीज दिया हुआ। तो हर एक चीज के बारे में, हर एक रूल के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और यह रूल हो गया या यह सब्जेक्ट हो गया, इससे आपके आरआरबी जेई या एसएससी जेई या फिर आप कोई सा आप मतलब जेई का प्रिपरेशन करते हैं या जेई का एंट्रेंस देते हैं, तो वहां पे आपको करीब करीब 5 to 10 मार्क्स आपको इस सब्जेक्ट से मिल जाएंगे, है ना। एसएससी जेई और आरआरबी जेई में तो डेफिनेटली आपको 10 मार्क्स का सवाल इस सब्जेक्ट से मिलने वाला है। तो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। दूसरे फायदा इसका ये हो सकता है कि आप अपने घर में एटलीस्ट वायरिंग करना सीख जाइएगा, इतना तो मैं आपको बता दूंगा।
थियोरेटिकली आपको पूरा जानकारी होगा, प्रैक्टिकली जब आप एक बार दो बार करेंगे तो डेफिनेटली आप उसके बारे में भी अवेयर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल भी आप जब करेंगे एक दो बार तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आप मतलब खुद का एक स्टार्टअप समझ लीजिए, है ना, कि किसी के घर में अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट टाइप से होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ले लिए और उसके घर में पूरा वायरिंग करा देना है, तो आप कर सकते हैं इसमें। आप मतलब बहुत हद तक, मैं ऐसा कहता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% परफेक्ट हो जाओगे, बट डेफिनेटली बहुत हद तक आप अगर कोशिश करते हैं तो आप जो है वायरिंग वगैरह किसी के घर में या आप खुद के घर में, नए घर में आप कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको ये भी बता दिया हूं। अब इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या क्या है, पहले आप इस चीज को देख लीजिए। इस सब्जेक्ट का स्कोप कहिए या इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मैं छोटा सा मतलब ब्रीफ में आपको लेकर के फिर आपको सिलेबस डिस्कशन करके बता देता हूं, फिर हम लोग इसके बाद सब्जेक्ट पे आ जाएंगे, विषय वस्तु जो है हमारा। इसमें हम लोग देखेंगे कि एसेसरीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एसेसरीज बोलते हैं, जैसे इक्विपमेंट हो गया, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, या फिर आप कह लीजिए ट्यूबलाइट हो गया, सॉकेट हो गया, स्विच हो गया, ये सारे एसेसरीज में आते हैं। तो कौन कौन से होंगे सबके बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा कि कैसा होता है। आप उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, आप उसको पहचान सकते हैं कि वह इक्विपमेंट का क्या नाम है, इन सब के बारे में। तो एसेसरीज के बारे में देखेंगे। वायर्स और केबल्स की बात करें तो हम कितने रेटिंग का वायर्स लगा सकते हैं, लाइक आप कहते हैं ना कि कितना mm का तार लगाना है, तार बोलते हैं ना हम लोग, तो मतलब कितना mm का तार लगाना है, 1.5 mm का चाहिए, 2 mm का चाहिए, 4 mm का चाहिए। तो इस तरह से इसका रेटिंग मैं आपको बता दूंगा, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपके घर में जो होगा वह कितने mm का तार लगाना है, या फिर कहीं पे भी अगर आप वायरिंग वगैरह करते हैं तो फिर कितने mm का मतलब कह लीजिए कि वायर का आपको आवश्यकता है या फिर उसे लगाना है। वायरिंग सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, कौन कौन से वायरिंग के सिस्टम होते हैं, लाइक क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा कि जैसे कंड्यूट वायरिंग होते हैं, कंसील्ड वायरिंग होते हैं, या फिर फ्लेक्सिबल वायरिंग होते हैं, क्लीट वायरिंग होते हैं, फिर आपका कैजिंग कैपिंग होता है, सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। डिजाइन इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम फॉर रेसिडेंशियल यूनिट, घर में आप कैसे कैसे मतलब वायरिंग कर सकते हैं, एक तरह से ऐसा समझिए। तो उसको मतलब उसका एक तरह से कह लीजिए कि हम ड्राइंग तैयार करते हैं, है ना, कि किस हिसाब से या किधर से हमको पाइप लेके जाना है, कंड्यूट बोलते हैं, कंड्यूट पाइप होता है, तो किस हिसाब से ले जाना है, किधर कौन सा रास्ता होगा, इन सब चीजों का हम एक डिजाइन तैयार करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा, है ना। उन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ये सब चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। डिजाइन प्रॉपर इल्यूमिनेशन स्कीम फॉर रेसिडेंशियल यूनिट, प्रिपेयर वायरिंग लेआउट एंड वायरिंग बोर्ड, है ना। अब यहाँ पे ये हो गया आपको कि इल्यूमिनेशन कहने से मतलब है कि जैसे आपको ये रूम है, एक छोटा सा रूम है, एक बड़ा सा रूम है, तो उसमें कितना लक्स लाइट की आवश्यकता है ना, कितना प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मान लो एक छोटा सा रूम है और उसमें आप 500 वाट का बल्ब लगा दो, एक वेवर लाइट लाके लगा दो, तो ऐसा नहीं होता ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कि सीखेंगे कि कितना इल्यूमिनेशन का लाइट हमें वहां पे देना, मतलब कितना लाइट चाहिए हमको, बल्ब से नहीं करे, कितना प्रकाश की आवश्यकता है वहां पे, हम उस हिसाब से नंबर ऑफ बल्ब डिजाइन करेंगे। कितने फैन की आवश्यकता है जिसमें कि हमें मतलब पूरा का पूरा जो रूम है या हॉल है ताकि वहां पे हवा रहे, कितना टन का आप एसी लगा सकते हैं उस रूम में, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिकल के टर्म में। और फिर उसका लेआउट भी बनाएंगे, स्विच बोर्ड आप कहाँ पे प्लेस करेंगे, कितने स्विच बोर्ड लगा सकते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि मेन स्विच बोर्ड कहाँ पे लगाइएगा, फिर उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वो कहाँ पे लगाएंगे, वहां से किस तरह से वायर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग, इन सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूँ आगे। लोकेट एंड डायग्नाइज फॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, अब घर में आपने वायरिंग कर भी लिया तो अब उसमें फॉल्ट भी हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया हो, है ना, या फिर मान लीजिए कभी देखते होंगे कि आपके घर में बल्ब वगैरह हो या फैन वगैरह हो वो डिम हो जाता है, या फिर फैन बहुत धीरे धीरे घूमना स्टार्ट कर देता है, तो आखिर क्यों, रीजन है कहीं पे शॉर्ट हो गया, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारा शॉर्ट सर्किट है। अर्थिंग मान लीजिए अर्थिंग में फॉल्ट हुआ तो कैसे पता चलेगा, इन सब के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा, ये सब आपको इन सब चीजों को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है अर्थिंग एंड बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, कौन कौन से टाइप के अर्थिंग होते हैं, कैसे आप अपने घर में अर्थिंग कर सकते हैं, क्या अर्थिंग करने से क्या क्या उसके फायदा है, मतलब क्या क्या फायदा है समझ लीजिए। अर्थिंग अगर नहीं करते हैं तब क्या होता है ना, कितने प्रकार के अर्थिंग होते हैं, लाइक पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो स्कोप था, ये सब चीज आपको जो है सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है।
एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले अब सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सा मतलब आपको पढ़ना है इसके बारे में। देखिए ठीक है, तो सबसे पहले टोटल आपको 6 यूनिट पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, टोटल 6 यूनिट आपको पढ़ना है। तो यूनिट वाइज हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग से हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, परेशान मत होइएगा, शायद पिछले सेमेस्टर में आप लोग कुछ बताए भी थे कि सर सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। भाई सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म था, फिर भी आप लोग कहते हैं ना कि अगर 95% भी खत्म कर दो और 5% भी रह जाता है तो मतलब वो माना जाता है कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ। वही चीज हुआ है, 95% टोटल खत्म कर दिया, 5% वह भी जो कि आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे वो बच गया था कह लीजिए, या उसको मैंने छोड़ दिया था कि आप लोग पढ़े ही हैं तो फिर छोड़ो, क्या ही करना उसको, कितना एक ही चीज को बार बार पढ़ना। जिसके कारण से भी आप लोगों ने ये ब्लेम करा कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। जहां तक कि मुझे नॉलेज है, जहां तक कि मुझे पता है, मैंने जो पढ़ाया है उसमें से 95% सिलेबस आपका कवर था। टोटल 95% की बात कर रहा हूँ, रेशियो निकाल लीजिएगा, है ना। फिर भी मतलब ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, इस बार कोशिश करूंगा कि 100% आपका सिलेबस खत्म हो जाए। 100% सिलेबस आपको पूरा करने का कोशिश करूंगा इस बार। ठीक है, पिछले बार 95 हुआ था, इस बार 100 पूरा कर लेंगे। आप बस खुश रहिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आते हैं यूनिट 1 में कि यूनिट 1 में देखिए क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे चीज आपका है वायरिंग टूल्स एंड एसेसरीज। देखो, जब काम आप स्टार्ट करोगे, वायरिंग करना आप स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपके पास कुछ टूल्स होगा, या फिर जब आप एडमिशन लिए होगे ना इलेक्ट्रिकल में, तो उस टाइम में भी आपको बताया गया होगा कि लैब मतलब जो लेबोरेटरी होता है, वहां पे जब आप गए होंगे, तो वहां पे जब आप गए होंगे तो डेफिनेटली कुछ इक्विपमेंट आपको खरीदने के लिए बोला गया होगा, शायद आप खरीदे होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि रहना ही चाहिए, लाइक मल्टीमीटर, इलेक्ट्रिशियंस नाइफ बोलते हैं उसको, या फिर प्लायर्स बोलते हैं, कटिंग प्लायर्स होता है वो आप कह सकते हैं। ठीक है, और जिसको क्या पेचकस बोलते हो आप, ठीक है, जिसकी क्या स्क्रू मतलब स्क्रू ड्राइवर आप कहते हो, स्क्रू ड्राइवर बोलते हो उसको, जिसके कि आप स्क्रूज वगैरह को ओपन या टाइट कर सकते हो, है ना। ये 4 चीज तो डेफिनेटली आपसे खरीदने को कहा गया होगा, भले आप खरीदे होंगे या फिर नहीं खरीदे होंगे, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन ये रहना ही रहना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे जब कभी आप वायरिंग कहीं पे भी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे या फिर आप कहीं करना स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए, तब तो आप स्टार्ट करेंगे। तो हम इक्विपमेंट्स कह लीजिए या टूल्स कह लेते हैं, तो कौन कौन सा टूल्स होने की जरूरत है कह लीजिए, या कौन कौन सा टूल्स होना चाहिए, है ना, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। मतलब एक तरह से ओवरऑल मैं ऐसा बता दूं कि जो जो कंपोनेंट के लिए, लाइक बल्ब, फैन, स्विच, होल्डर, सीलिंग रोज, कितने प्रकार के स्विचेज होंगे, कितने प्रकार के होल्डर होते हैं, कौन कौन सा टूल्स की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये बस मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे वेरियस टूल्स रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग, लाइक स्क्रू ड्राइवर, जिसको कि आप पेचकस बोलते हो, स्क्रू ड्राइवर का भी जरूरत पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, कैसे आप करोगे, इन सब चीजों के बारे में आगे बताऊंगा। प्लायर्स है, ट्राई स्क्वायर है, फिर आपका हैमर है, चीजल है, हैकसॉ, सॉ, मालेट, पंच, हैंड्रिल मशीन, हैंड्रिल मशीन कह लीजिए, या फिर ड्रिलिंग मशीन आप पढ़े होंगे, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, फाइल्स, प्लम बॉब, लाइन थ्रेड, इलेक्ट्रिशियंस नाइफ, टेस्ट लैम्प, टेस्टर एंड देयर BIS स्पेसिफिकेशन, ठीक है, एंड इट्स केयर एंड मेंटेनेंस, राइट। तो इसके BIS जो आपका नंबर दिया रहता है, BIS एक संस्था है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करके, जो कि हर एक टूल्स पे या हर एक कंपोनेंट्स पे मतलब उसके डिजाइन के बारे में बताया हुआ रहता है कि ये या उस एक टूल्स का डिटेलिंग पूरा आपको मिल जाएगा। तो सबका मैं BIS नंबर भी बताते चलूंगा, आपको अगर इच्छा लगे, आपको लगे उसके बारे में विशेष आपको पढ़ना है, जस्ट BIS जो नंबर रहेगा BIS और साथ में नंबर लिख के क्लिक मतलब सर्च कीजिएगा, आपको एक PDF ओपन होगा, उसमें टोटल सारा डिटेल आपको मिलने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ध्यान भी रखिएगा, एग्जाम में आपसे टूल्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक, मेंटेनेंस ऑफ टूल्स, अब जो टूल्स है उसमें क्या क्या मतलब उसको हम कैसे अधिक टाइम तक सुरक्षित रह सकते हैं, लाइक मान लीजिए उस पर रस्ट नहीं होना चाहिए, या हैंडल वगैरह जैसे होगा तो वो लूज हैंडल नहीं होना चाहिए, ग्रीसी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन तरफ से ऐसे आप कह लीजिए कि बहुत सारे आपको जो मेंटेनेंस होंगे टूल्स के लिए, वह भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है,
चलो अगला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। अब इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के क्लासिफिकेशन, जो एसेसरीज मतलब क्या समझ रहे हैं कि कलेक्टिवली सारे कंपोनेंट को हम इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कलेक्टिवली साथ में सारे कंपोनेंट को हम एसेसरीज मानते हैं। लाइक बल्ब हो गया, स्विच हो गया, होल्डर हो गया, है ना, सीलिंग रोज हो गया, इन सब को हम एक साथ में एसेसरीज बोलते हैं। तो यह जो एसेसरीज है इसको हमने क्लासिफाई किया है डिफरेंट वे में। लाइक कंट्रोलिंग एसेसरीज बोलते हैं। कंट्रोलिंग एसेसरीज मतलब कि किसके मदद से आप जो है लोड को या फिर किसी भी इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि स्विच हो गया, है ना, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट में स्विच होता है। जैसे कि आप स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो आप फैन हो गया या फिर बल्ब हो गया, उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ओपन या क्लोज कर सकते हो, स्टार्ट या बंद उसको आप कर सकते हो, स्टार्ट या स्टॉप आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो स्विच की मदद से यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे एसी हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे गीजर हो, किसी को भी आप स्विच के मदद से क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही चीज है आपका कंट्रोलिंग एसेसरीज होता है। फिर होल्डिंग एसेसरीज होता है। देखो होल्डिंग एसेसरीज का काम होता है कि सिर्फ उसको मतलब होल्ड करना, एक तरह से समझ लीजिए, और पकड़ के रखना, लाइक होल्डर, है ना। बल्ब को आप देखिएगा, बल्ब होल्डर में फिक्स किया जाता है, तो अलग अलग प्रकार के होल्डर होते हैं, वही आपका होल्डिंग एसेसरीज में आ जाता है। सेफ्टी एसेसरीज होता है, लाइक आपने फ्यूज पढ़ा होगा, सर्किट ब्रेकर पढ़ा होगा, ये सारे एसेसरीज के लिए या जो इक्विपमेंट है वो सब किस में आते हैं, सेफ्टी में आते हैं, जो बचाते हैं। ठीक है। आउटलेट एसेसरीज होता है जो कि एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, लाइक सॉकेट आपका जो होगा वह आउटलेट एसेसरीज में आ जाएगा। उसका BIS सिंबल एंड फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, उसके BIS सिंबल्स के बारे में भी बताऊंगा। जैसे बल्ब है तो ऐसा नहीं कि आपको बल्ब ही लिखना है या बल्ब ही बनाना है, उसके सिंबल्स होते हैं, एक एक करके सबके सिंबल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्विच हैं, मैं आपको बताऊंगा, जो कि कंट्रोलिंग स्विच कंट्रोलिंग में आता है एसेसरीज में, या फिर आप कह लीजिए कि होल्डिंग एसेसरीज में आएगा। लाइक व्हाट, यहाँ पे जैसे रोटरी स्विच है आपका, देखिए पुल स्विच है, फिर आपका एक यहाँ पे फ्लश स्विच है ना, ICDP ICTP होगा। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सिंगल पोल हो गया, डबल पोल हो गया, टू वे सेंटर ऑफ, क्या क्या यूजेज है इसके, क्या क्या आपका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़े। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसी में है यूनिट 1 में ही, और है आपका होल्डर में हम लोग अलग अलग प्रकार के होल्डर के बारे में पढ़ेंगे। लाइक पेंडेंट होल्डर हो गया, फिर बैटन होल्डर होता है, बैटन एंगल होल्डर होता है, ब्रैकेट होल्डर होता है। तो ये सब कैसा कैसा होता है ना, ये कैसा दिखता है आपको मैं पहचानने के लिए बताऊंगा, और आसानी से आप जो है इसको आप मतलब यूज में ला सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगा इसको तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी में आपका है आयरन कनेक्टर, अडेप्टर, सीलिंग रोज, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, न्यूट्रल लिंक, इन सब के बारे में, सब एसेसरीज है, सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अगला है आपका यूनिट 2 में। देखिए यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो इलेक्ट्रिकल वायर हो गया, अंडरग्राउंड केबल्स हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, अंडरग्राउंड केबल्स, कंडक्टर्स, लाइक वायर्स, केबल्स, बस बार, स्टैंडर्ड कंडक्टर केबल, ये सब अलग अलग डिफरेंट जो केबल है। PVC वायर जो है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो इसको बोलते हो, ये वायर होता है, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के वायर होते हैं घर में जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अगर आपको केबल यूज करना होगा तो आप कैसा केबल या किस प्रकार का केबल आप यूज कर सकते हैं, उस केबल को क्लासिफाई किया गया है कितने प्रकार में, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, CTS वायर क्या होता है या LC वायर क्या होता है, फायर रिटार्डेंट क्या होता है ना, इन सब के बारे में। ये वायर का जो साइज है आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये वायर के साइज को आप कैसे निर्धारित करेंगे कि यही कितना एम्पियर का वायर लगाना है आपको, है ना, कितने रेटिंग का वायर कह लीजिए। जनरली वायर को करंट रेटिंग में या फिर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के आधार पे हम लोग उसको मानते हैं कह लीजिए, या फिर अब जब खरीदने भी जाएंगे तो आप सीधा सीधा बात करेंगे कि इतना mm का वायर चाहिए, लाइक 1 mm का चाहिए या 1 mm स्क्वायर का चाहिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं, या फिर उसके मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया में या क्रॉस सेक्शनल डायमीटर पे ही हम लोग जो होता है वायर के साइज को डिसाइड करते हैं या निर्धारित करते हैं, या उसके आधार पे हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो बताएंगे आपको एक एक करके कि कैसे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया इसके क्लासिफिकेशन, केबल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लो टेंशन, हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, फिर सॉलिड है, ऑयल फील्ड, गैस फील्ड टाइप, इन ये सब आपका केबल का टाइप है। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब आपका इसका साइज हो गया, इसका क्या मतलब ज्वाइंटिंग मेथड्स होगा, कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं, टी ज्वाइंट होता है या फिर आई ज्वाइंट होता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप जोड़ सकते हो इन सब चीजों को, ठीक है। चल, तो ये यूनिट 2 भी हो गया आपका। यूनिट 3 की बात हम करें तो यूनिट 3 में देखो हम बताते हैं कि वायरिंग मेथड है ना, वायरिंग मेथड है। वायरिंग मेथड का मतलब यहाँ पे हो गया आप कितने प्रकार से वायरिंग को कर सकते हो, ठीक। लाइक यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है वायरिंग मेथड एंड वायरिंग लेआउट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन ऑफ अ वायरिंग मेथड। वायरिंग मेथड मतलब कहने का एक तरह से आप ऐसा मान लीजिए कि क्लासिफिकेशन है वायरिंग का, कि आप कितने प्रकार से वायरिंग करते हैं, है ना, कितने प्रकार से वायरिंग किया जाता है। लाइक जैसे कंड्यूट वायरिंग आप देखे होंगे कि किसी के घर में अगर वायरिंग किया जाता है तो कहीं पर आप देखेगा चौड़ा सा बिट, जिसको बोलते हो चौड़ा चौड़ा बिट आप यूज कर रहे हो, जो कि कैजिंग कैपिंग कहलाता है, जिसको कि आप बिट वायरिंग भी बोलते हो, है ना। पहले लकड़ी का होता था, अब जो है पीवीसी का होने लगा। या किसी के घर में आप देखते होंगे कि दीवार को फोड़ फोड़ के और उसके अंदर में पाइप डाल दिया गया है ना, उसको कंसील वायरिंग बोलते हैं। या दीवार के ऊपर ही पाइप लगा दिया जाता है, सैडल्स की मदद से टाइट कर दिया जाता है, तो यह भी होता है। तो वो भी हमारा टाइप ऑफ वायरिंग में ही आता है आपका, ठीक है, वो भी टाइप ऑफ वायरिंग में आता है, जो कि सरफेस कंड्यूट में आता है। तो अलग अलग प्रकार के वायरिंग में आपको बताऊंगा, कहीं कहीं आप टेम्पररी देखते होंगे जो कि क्लिट वायरिंग में आता है। तो अलग अलग एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसा कैसा वायरिंग होता है और कैसे आप कर सकते हैं हर एक चीज के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। फिर देखो कैजिंग कैपिंग हो गया, इसमें क्या होता है, इसके आईएस रूल में क्या क्या दिए हुए हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। कंड्यूट वायरिंग हो गया, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कंड्यूट कितने प्रकार के होते हैं, पीवीसी का होता है, स्टील कंड्यूट होता है, आयरन का भी कंड्यूट होता है, डिपेंड करता है कि कैसा आपका बनाया जाएगा। कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड पीवीसी कंड्यूट, पीवीसी कंड्यूट और मेटल कंड्यूट में क्या क्या अंतर है, इन सब के बारे में यूज करेंगे। आपको कौन सा कंड्यूट यूज करना चाहिए जो कि आपके लिए अच्छा है ना, इन सब के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कंड्यूट वायरिंग के कौन कौन से प्रकार है, लाइक सरफेस और कंसील्ड, ठीक है। कंड्यूट वायरिंग एसेसरीज, इसमें कौन कौन से एसेसरीज यूज होते हैं, लाइक सैडल्स होता है, क्लिप होता है, एल्बो होता है, सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। बीआईएस रूल्स, उसके क्या क्या रूल्स हैं, वायरिंग, कंपैरिजन ऑफ वेरियस वायरिंग सिस्टम, और ये वेरियस वायरिंग सिस्टम जो है, अलग अलग प्रकार के जो वायरिंग सिस्टम होते हैं उसके क्या क्या कंपैरिजन है, सब के बारे में हम लोग यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो इसी में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में ही जनरल बीआईएस रूल। जब आपको डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन घर में अगर आपको इंस्टॉल करना है, मान लीजिए आप लाइक स्विच बोर्ड आप इंस्टॉल करना है, तो स्विच बोर्ड ऐसा तो नहीं है कि जहां मन करेगा वहां पे इंस्टॉल कर लेंगे, है ना। तो वो कहाँ पे रहना चाहिए, लाइक जनरली आपका दीवार जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहां से मतलब सरफेस कह लीजिए, है ना, ग्राउंड जो होता है वहां से आपको 1.5 मीटर के हाइट पे स्विच बोर्ड को इंस्टॉल किया जाता है। अब थोड़ा बहुत टॉलरेंस लेकर चलते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो ये एक रूल है, एक बीआईएस का रूल। अब मान लीजिए बल्ब, आप ऐसा तो नहीं है कि जहां मन चाहिए वहां लगा दीजिए, समझ रहे बात को, वह भी उन सब का एक एक रूल है कि बल्ब को अगर लगाना है तो हम कहाँ पे लगाएंगे। लाइक फैन आपको देखते होंगे कि लटकाया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सर के पास में लटका लेते हैं, एक प्रॉपर डिस्टेंस रहता है। तो हमें कहाँ पे एक रूल वाइज कह लीजिए, है ना, कहाँ पे हमें फैन लगाना चाहिए, कहाँ पे हमें स्विच बोर्ड लगाना चाहिए, कहाँ पे बल्ब लगाना चाहिए, कहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगेगा, इन सब के पीछे कुछ न कुछ बीआईएस रूल्स दिए हुए हैं, जिसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एक करके मैं आपको सारा चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर उसका डिजाइन, वर्किंग, और उसके बाद आपका हो जाता है उसका ड्राइंग जो होगा, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सीख सकते हैं, कैसे आपको अगर डिजाइन दिया हुआ है, मान लीजिए वायरिंग डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो आप कैसे उन सब चीजों को परखेंगे, कैसे उससे समझेंगे कि आपका किस वायर से किस बल्ब में या किस लोड में कनेक्शन दिया हुआ है ना। तो ये वायरिंग जो डायग्राम कह लीजिए या जो भी आपका डिजाइन बना हुआ होगा, वो डिजाइन आप कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। और वह डिजाइन कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे आप उसको देख करके समझ सकते हो कि कितने बल्ब हैं, कितने फैन हैं, कितने स्विच हैं, कितने बोर्ड है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। किधर से वायर गया हुआ है, कहाँ से वायर को निकालना है, कैसे वायर इंसर्ट करना है ट्यूब में, इन सब के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे।
इसका सर्किट भी बनाएंगे। स्टेयरकेस वायरिंग, स्टेयरकेस होता है, कभी सीढ़ी पे आप देखते होंगे कि 5 तल्ला का मकान है आपका और उसमें आप देखते होंगे कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, एक बल्ब जला, फिर फर्स्ट फ्लोर पे आए, नीचे वाला बल्ब बुझ जाना चाहिए और फर्स्ट फ्लोर वाला बल्ब जलना चाहिए। सेकेंड फ्लोर पे गए तो फर्स्ट फ्लोर वाला बल्ब बुझ जाना चाहिए, सेकेंड फ्लोर पे बल्ब जलना चाहिए। तो कुछ इस तरह से भी हम अरेंजमेंट करते हैं, वो सारा चीज आता है स्टेयरकेस वायरिंग में, ठीक है। कॉरिडोर लाइटिंग, कोई बड़ा सा कॉरिडोर है तो उसमें जो हम लाइटिंग करेंगे किस प्रकार से, तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि कैसे कैसे आप वायरिंग या कैसे कैसे आप इक्विपमेंट के बीच में कनेक्शन कर सकते हैं, कौन कौन सा स्विच का इस्तेमाल हो सकता है, 1 वे हो सकता है, 2 वे हो सकता है ना, इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करना होगा या फिर आप कह लीजिए कि 2 वे सेंटर ऑफ स्विच का इस्तेमाल करना होगा, किसका यूज कर सकते हैं जिसके मदद से हम इस प्रकार के वायरिंग को सफल बना सकते हैं। तो एक एक करके हम सीखेंगे इसमें। इसका सर्किट कैसा होता है, फिर आपका सीरीज पैरेलल सर्किट कैसा होगा, मास्टर स्विच कंट्रोल सर्किट जो होता है, मतलब एक ही जगह से हम सभी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आप ऐसे समझ लीजिए कि कहीं पे आप देखते होंगे कैमरा लगा रहता है और एक बड़ा सा एलसीडी रहता है ना, बड़ा सा एलसीडी, और उसी एलसीडी पे पूरा का पूरा आपका कैमरा का कनेक्शन दिया हुआ रहता है, समझ रहे बात को। तो वहां से आप हर एक चीज को देख सकते हैं, चाहे 20 रूम हो 25 रूम हो, सारा का कंट्रोल आप वहां से कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है मास्टरपीस, और मतलब हाँ मास्टर स्विच कंट्रोल की एक ही जगह से आप हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे उसका हम कनेक्शन करेंगे, कैसे उसका हम सर्किट बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। डिफरेंट लाइटिंग सर्किट, अलग अलग प्रकार के सर्किट होंगे। जैसे इंटरमीडिएट स्विच के लिए क्या होगा, कॉल बेल सर्किट कैसा होगा, जो रिंग के लिए आप बेल के लिए रहते हैं ना, बेल होता है, बजर होता है, तो ये सब के लिए आप कैसे सर्किट बनाएंगे। इंडिकेटर क्या होगा, डिजाइन ऑफ वायरिंग सर्किट एंड एक्सेसरीज टू यूजर्स रिक्वायरमेंट, उसका आप डिजाइन कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे यूनिट 3 में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए अगला है आपका यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 में देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, समझिएगा। यूनिट 4 में है रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, डोमेस्टिक ड्वेलिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक। अब यहाँ पे हम वायरिंग करेंगे, है ना। अभी जो है, अभी तक पिछले यूनिट में आपने पढ़ा कि कैसा सर्किट होता है, सर्किट आपको समझ में आने लगा, कितने प्रकार के वायरिंग होते हैं, ये सब आपको समझ में आने लगा। उसके बाद जब हम आएंगे यूनिट 4 में, तो यहाँ पे हम वायरिंग करेंगे कि एक रूम में आप वायरिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इनिशिएट करेंगे, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, है ना, इन सब के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। भरोसा रखिए कि आप अगर बढ़िया से पढ़ते हैं, मुझे जैसे आपने ट्रैक्शन को एंजॉय किया है ना, ट्रैक्शन को आपने जो फील किया है, आपको यहाँ पे भी वही फील आने वाला है। आप वैसे ही इंटरेस्ट लेकर यह भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अगर आप इच्छुक हैं कुछ नया सीखने को, तो है ना, कुछ नया आपको सीखना है कि नहीं हमें वायरिंग के बारे में जानना है, और ये बहुत जरूरी चीज है मेरे भाई। मान लो कि अभी भी मैं ऐसा, मुझे जहां तक लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि एक बल्ब और एक वायर दे दिया जाए, एक बल्ब दे दिया जाए, एक स्विच दे दिया, वो प्रॉपरली कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। जानना जरूरी है। आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, आपको कोई बोल दे यार मेरा फैन खराब हो गया, थोड़ा फैन बना देना, और आप बोले नहीं मैं तो सिर्फ पढ़ता हूँ, मुझे मतलब हम कनेक्शन थोड़ी ना करते हैं, कनेक्शन तो कोई और करता है। लानत है यार, सीखना आपको आना चाहिए, छोटा छोटा चीज तो डेफिनेटली आना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो। अदर ब्रांचेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि अदर ब्रांचेस वाले भी जानते हैं इन सब चीजों को, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, लेकिन एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट डेफिनेटली आपको बेसिक चीज तो आना चाहिए कि आप एक बल्ब को स्विच के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्शन कैसा होगा, या फैन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, है ना। या फिर आपको एक सॉकेट दे दिया गया, एक सॉकेट है, 2 स्विच दे दिया गया, आपको कह दिया कि चलो इसका एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना दो, तो आप कैसे बनाओगे। वहां पे आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं आता है, तो यार खुद के लिए भी बेइज्जती होगा और ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी बेइज्जती होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंटरेस्ट लीजिएगा इन सब्जेक्ट में और अच्छे से सीखने के पर्पज से आप पढ़ेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा, पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि आपके पास में पूरा जानकारी हो इस चीज का कि आप कहीं पे भी कनेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्प्लिकेटेड आपको वायरिंग करना है, कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग तो आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिकली वहां पे करते हो, लेकिन जान सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल जीरो रहेंगे उसमें,
डेफिनेटली कुछ ना कुछ जानकारी आपको होगी और आप उस चीज को पढ़ सकते हैं, उस चीज को शुरुआत तो जरूर कर सकते हैं, है ना। इतना आपको यहाँ पे जरूर सिखा दिया जाएगा अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। वही होगा, देखो रीडिंग ऑफ अ सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग ड्राइंग, जो बिल्डिंग ड्राइंग होता है सिविल इंजीनियर का, बताए थे आपको स्टार्टिंग में कि जो बिल्डिंग का फाउंडेशन वगैरह तैयार किया जाता है या जो स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, सब सिविल इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। तो वो जो डिजाइन होता है वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के वह उसका वायरिंग कर सकता है ना। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कैसे बिल्डिंग ड्राइंग को आप रीड कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लान एंड इलेक्ट्रिकल डायग्राम, हर एक चीज में जो आपका एक प्लान दिया रहेगा आपका, उसको आपको रीड करना है कि उसमें क्या क्या इक्विपमेंट कहाँ कहाँ पे लगाना है, कौन कौन सा इक्विपमेंट है, सिंगल फेज है या 3 फेज है, आर से कनेक्शन दिए हैं कि वाई से कनेक्शन दिए हैं कि बी से कनेक्शन दिए हैं, है ना, 3 फेज में कहाँ से टैपिंग किए हैं, इन सबके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। इलेक्ट्रिकल सिंबल एज पर IS 732 सिंबल आपको यहाँ पे जानना है, एक एक करके सारे सिंबल्स के बारे में आपको बताऊंगा। लाइक फैन है तो फैन का सिंबल जैसे कैसे होता है, देखो बल्ब है तो बल्ब का सिंबल ऐसे होता है। अब मान लो मैंने यहाँ पे कहीं पे ऐसा क्रॉस लगा दिया, अब ये सर ये तो गलत हो गया, नहीं रे भाई ये बल्ब का सिंबल है आपका, ठीक है, ये बल्ब का सिंबल। अब ये फैन मैं बोल रहा हूँ, सीलिंग फैन की बात कर रहा हूँ मैं, ये सीलिंग फैन है, इसी में आपको कहीं ऐसे करके गोल घेरा कर दिया। अब बोलेगा सर ये तो फैन था, नहीं भैया ये अब एग्जॉस्ट फैन हो गया, है ना। तो ऐसे डिफरेंट सिंबल्स हैं, इसके बारे में आपको सीखना है। और सिंबल्स आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे और इन फ्यूचर जब आप जेई का एग्जाम देंगे, लाइक SSC जेई या फिर RRB जेई, तो वहां पे भी आपसे ये चीज पूछा जाएगा कि ये किसका सिंबल है। स्विच बोर्ड दे देगा, वायरिंग में दे देगा, कंड्यूट वायरिंग है, कंसील्ड वायरिंग है, सरफेस कंड्यूट है, किसका सिंबल है, तो ये जानकारी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं है, सीख लेंगे इन सब चीजों को, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एज पर पार्ट 1 सेक्शन 9 ऑफ NEC। अब देखो यहाँ पे अलग अलग आ जाएगा आपका, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या क्या सेक्शन है, मतलब 9 ऑफ NEC 2011, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन सा सेक्शन है इसमें, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल लोड, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्री में लोड जो होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। लाइक आप बड़ा सा मॉल देखे होंगे, तो मॉल हमारा जो होता है आ जाता है इंडस्ट्रियल में, और घर है तो वो घर हमारा किस में आ जाता है, रेसिडेंशियल में। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, कैसे हम कंपेयर करेंगे, कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू लाइटिंग लोड फॉलोड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, पोजिशनिंग ऑफ इक्विपमेंट, लाइटिंग एंड पावर सर्किट। क्या रूल्स है इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्विच बोर्ड अगर लगाना है तो ऐसा नहीं है कि आपको जहां मन करेगा आप वहां पे लगा देंगे, उसके कुछ रूल्स हैं जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, या जो लोकेशन होगा स्विच बोर्ड का या बल्ब का या फैन का, उसका लोकेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे लगाना है, इसके लोकेशन के बारे में या इसके पोजिशनिंग के बारे में भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लाइट एंड फैन सर्किट, कैसा लाइट और फैन के बीच में कनेक्शन कैसा होगा, ठीक है, लाइट के बीच में कनेक्शन कैसा होगा, एक स्विच से कनेक्ट करना होगा तब कैसे करेंगे, एक ही स्विच से बल्ब और लाइट दोनों को कंट्रोल करना होगा तब कैसे करेंगे, सब के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सर्किट सिमेटिक डायग्राम भी पढ़ेंगे, वायरिंग डायग्राम भी पढ़ेंगे, सिमेटिक डायग्राम क्या होता है सब बताएंगे अकॉर्डिंग टू IS 2042। देखो ये सब जो IS दिया हुआ है ना, आप सीधा सीधा लिखिएगा ना IS 2042 तो एक PDF मिलेगा, उसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा आपको BIS दिया हुआ, ठीक है। मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है, लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको हम लाइन डायग्राम भी बोलते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, एक एक चीज करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। चल क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इसी में, देखिए लोड असेसमेंट है, सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंड्यूट, अगर आप कंड्यूट लगाएंगे, ठीक है, कंड्यूट अगर लगाते हैं तो कितना mm का, 20 mm का लगाना है या 25 mm का लगाना है, कितने mm का आप कंड्यूट यूज कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कंडक्टर हो गया, सिलेक्शन ऑफ रेटिंग ऑफ मेन स्विच, अगर आप मेन स्विच लगाएंगे तो मेन स्विच में कितना करंट रेटिंग का आपका मेन स्विच होना चाहिए। अब मान लो कि होना चाहिए करंट रेटिंग 6 एम्पियर, आपने लगा दिया है पूरा जाकर के 30 एम्पियर, तो कॉस्ट भी बढ़ा लोगे और कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा वैसा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम डिजाइन करेंगे, कैसे हम मानेंगे कि स्विच वहां पे कितने एम्पियर का होना चाहिए,
है ना। अब जैसे कोई बड़ा सा अब जो बोर्ड घर में आप देखते हैं, वहां 5 एम्पियर का सॉकेट की जगह पे आप वहां पे लगा दो 15 एम्पियर का सॉकेट, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं होगा। सिंगल में कभी भी आप नहीं देखिएगा कि 5 एम्पियर का सॉकेट अकेला रहता है, कहीं ना कहीं वो सारे बहुत सारे बोर्ड में लगे, स्विच बोर्ड में लगे रहेंगे। लेकिन जब भी आप देखेंगे 15 एम्पियर का बड़ा वाला जो जिसमें क्या गीजर वगैरह कनेक्ट करते हो या फ्रिज वगैरह कनेक्ट करते हो, वो दिखेगा अकेला रहता है ना। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, उसमें हम कनेक्शन कैसे देते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको हम सेफ कैसे कर सकते हैं, है ना। लाइक सर्किट ब्रेकर जो आप लगाते हो, डिजाइन एंड ड्राइंग, एस्टिमेटिंग एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन हैविंग 5 किलोवाट लोड। अब जो आप बताओगे कि क्या क्या इक्विपमेंट यूज किए हो, उसको आपको एस्टिमेट करना है कि कितना पैसा लगेगा भैया वायरिंग करने में, है ना। आप अंदाजन बोलते हैं ना कि अंदाज लगाइए कितना पैसा खर्चा होगा, तो वैसे ही एस्टिमेट यहाँ पे हम लोग करेंगे कि अंदाज लगाइए कितना पैसा लगेगा, अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, उस हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, इन सबको बताएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर सीक्वेंस, अब जब आप एस्टिमेट करते हो तो आपको क्या सीक्वेंस करना होता है, क्या सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, इसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ोगे। कैलकुलेशन, लेंथ ऑफ वायर, अब मान लो घर में वायरिंग की है तो कितना वायर लगा, कितना मीटर का वायर लगा, है ना, इसके बारे में हम लेंथ निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबके बारे में सीखेंगे। अदर मटेरियल, और बहुत सारा जो मटेरियल लाइक सैडल्स लगेगा, स्क्रूज लगेगा, है ना, या सीलिंग रोज लगेगा, कह लीजिए एल्बो लगेगा, तो ये सब और कौन कौन से मटेरियल यहाँ पे यूज होंगे, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको सीखना। लेबर कॉस्ट, जो वायरिंग करेगा उसका खर्च कितना होगा। टेस्टिंग ऑफ वायरिंग, आपने जो वायरिंग किया है क्या वह सही वायरिंग है या गलत है, इसको टेस्ट करना है, इसको कैसे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। इंस्टॉलेशन, ठीक है, इसका फिर ये IS, इसमें जो भी रूल्स वगैरह होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड कंडक्टर, ये सब टेस्टिंग है ना, ये सब आपका टेस्टिंग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कौन सा टेस्टिंग होता है। जैसे इंसुलेशन रेसिस्टेंस को आपको मेजर करना होता है, तो आप किसके माध्यम से मेजर करते हैं, लाइक मेगर का यूज करके आप जो है मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करेंगे, सब आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, पोलैरिटी टेस्ट होता है, सिंगल पोल स्विच पोलैरिटी टेस्ट होता है, लाइक आपने देखा होगा कि कभी कभी स्विच में कनेक्शन दिया और स्विच उल्टा मतलब काम करने लगा, लाइक जहां ऑन होना चाहिए था वो ऑफ हो गया, इसका मतलब है कि वहां पे पोलैरिटी आपने क्या किया, बदल दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम वो चेक करते हैं कि प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं है, फेज वाला फेज में कनेक्ट किया है, ऐसा तो नहीं कि फेज वाला को न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सिखाएंगे आपको, बिल्कुल पूरा सिखाएंगे आप, बिल्कुल मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप अगर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से ना, तो बिल्कुल पूरा आपको कनेक्शन होगा, कनेक्शन आएगा आपसे, आप कनेक्शन कर सकते हो अपने घर में। आप एक बल्ब खरीद लेना, एक स्विच खरीद लेना, बोर्ड बना लेना, सॉकेट खरीद लेना, सब में आप कनेक्शन कर सकते हो। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, मैं मतलब पूर्णतः ऐसा मुझे आभास है इस बात को कि अब अगर करते हैं अच्छे तरीके से, जैसा जैसा मैं बताऊंगा कनेक्शन करने के लिए, आप अगर उस तरीके से उसको फॉलो अप करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप घर में कनेक्शन कर सकते हैं। बहुतों को आता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता है, बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास में, जो भी बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें से जिनको कि नहीं आता है। तो जिन्हें नहीं आता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अब डेफिनेटली आप भी सीखेंगे, आप भी उनके कैटेगरी में आ जाएंगे जिनको कि आता है वायरिंग करने, है ना। चलो, तो कंटिन्यूटी पाथ भी हम चेक करेंगे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग सर्विस कनेक्शन टाइप, अंडरग्राउंड एंड ओवरग्रेड, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, सर्विस कनेक्शन। अब यहाँ पे हम सर्विस कनेक्शन के बारे में सीखेंगे कि सर्विस कनेक्शन क्या होता है, सर्विस कनेक्शन कैसे दिया जाता है घर में, है ना, अंडरग्राउंड है या ओवरहेड है, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यूनिट पर आते हैं हम लोग, यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 में अब देखो जितना सारी चीज आपने पढ़ा, सब में प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। भैया मान लो AC लगाए हो, अब ऐसा हो कि AC जल जाए, कितना पैसा खर्चा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ना हो कि उसको हम बचा ले, अगर घर में कुछ फॉल्ट आए, हाई करंट हो, चाहे शॉर्ट सर्किट हो कह लीजिए, या वोल्टेज लो हो, तो उन सब चीजों की वजह से भी आपके जो इक्विपमेंट्स लगे होंगे घर में, उसमें फॉल्ट हो सकते हैं ना, इक्विपमेंट जल जाएगा। लाइक फैन होगा तो फैन जल जाएगा, पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा फिर बनाने में। तो क्यों ना हम कोई सेफ्टी इक्विपमेंट यूज कर ले जो कि फैन को जलने ही ना दे, फ्रिज को जलने ही ना दे, AC को जलने ही ना,
तो वही चीज यहाँ पे आता है कि हम लोग कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो है उसमें हम प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट लगाएंगे, लाइक फ्यूज हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सो प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, फ्यूज लगाएंगे, फ्यूज एलिमेंट हम कौन जो फ्यूज बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, लाइक कॉपर होगा या फिर जिंक यूज करेंगे, एल्युमिनियम यूज करेंगे, सिल्वर यूज करेंगे, क्या सारा चीज यूज हो सकता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपका फ्यूज करंट रेटिंग वो कितने एम्पियर का हो सकता है ना, कितने एम्पियर का फ्यूज आप वहां पे लगा सकते हो, मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या होता है, कट ऑफ करंट क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा, या फिर फ्यूज मटेरियल टाइप कितने प्रकार के फ्यूज होंगे, लाइक रिवायरेबल फ्यूज होता है, कैटरीज फ्यूज होता है, HRC एंड LRC होता है। उसके बाद फ्यूज मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ फ्यूज, फ्यूज का मटेरियल कौन कौन सा होगा, हम कैसे सेलेक्ट करेंगे फ्यूज को, इन सब के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, MCB जिसको आप बोलते हो, है ना, सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फ्यूज हो गया, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होगा, ELCB बोलते हैं, ये आपका अर्थ लीकेज से बचाता है। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, रेटिंग एंड यूजेस, सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स, अर्थिंग एंड इट्स रिक्वायरमेंट, क्या क्या इसका जरूरत है, क्या क्या इसमें लगेगा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ करंट, अर्थ टर्मिनल, अर्थिंग वायर, अर्थिंग लोड, फॉल्ट करंट, लीकेज करंट, मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेसिस्टेंस यूजिंग अर्थ टेस्टर, है ना, ये सब डेफिनेशन आपको बताएंगे कि क्या होता है ना, लाइक आपको यहाँ पे दिया हुआ अर्थ टर्मिनल क्या होता है, या फिर अर्थिंग वायर क्या होता है, सबके बारे में आपको बताएंगे। अर्थिंग वायर किसको कहते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं, अर्थिंग कैसे होता है, एक एक करके आपको बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अर्थ टेस्टर, अर्थिंग रेसिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, ये अर्थ टेस्टर का यूज करके अगर हम अर्थिंग रेसिस्टेंस को मेजर करते तो कैसे ना, तो सबके बारे में हम सीखेंगे और आप कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेसिस्टेंस, अब अर्थ रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, तो हम अर्थ रेसिस्टेंस अगर मान लिया जाए किसी कारणवश बढ़ जाए तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। मेथड ऑफ अर्थिंग एज पर IS 3043, कौन कौन से प्रकार के अर्थिंग होते हैं, मेथड जो बोलते हैं, कितने मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है अर्थिंग के लिए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लाइक पाइप अर्थिंग होता है, प्लेट अर्थिंग होता है आपका, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं रॉड अर्थिंग होता है आपका, ठीक है, स्ट्रिप अर्थिंग होता है, तो सबके बारे में एक एक चीज के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, और उसके प्रोसीजर क्या है, कैसे आप उस अर्थिंग को कर सकते हो, है ना, गड्ढा बनाना है, फिर क्या क्या उसमें मटेरियल डालना है, चारकोल कितना डालना है, सॉल्ट कितना डालना है, सबके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट यूनिट बट नॉट लेस्ट। ठीक है, इल्यूमिनेशन इन रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा सा यूटिलाइजेशन से जुड़ा हुआ चीज आ जाएगा, जो कि आप शायद हाँ इसी में तो पढ़ना है, इल्यूमिनेशन उससे जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ कुछ डेफिनेशन आएगा, आपको बताया गया ना कि आप कितने हाइट पे आप जैसे बल्ब लगाएंगे, कितना नंबर ऑफ बल्ब लगा सकते हैं, कितना तीव्रता लाइट इंटेंसिटी की आवश्यकता होगी रूम में, बरामदे में, या हॉल में, या डाइनिंग हॉल है आप कह लीजिए, डाइनिंग रूम जिसको बोलते हैं, या रीडिंग रूम है, तो वहां पे कितना लाइट का जरूरत है, तो इन सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। लाइक रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन में इल्यूमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, लुमेन क्या होता है, इल्यूमिनेशन, ये सब डेफिनेशन है, छोटा छोटा टर्म है, जानना है आपको। ठीक है, लक्स स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, डिप्रेसिएशन फैक्टर, लुमिनस एफिशिएंसी, वैल्यूज ऑफ डिफरेंट लुमिनरीज क्या होते हैं, लॉ क्या होता है, लुमिनस इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, ठीक है, या फिर कोसाइन लॉ क्या होता है, इल्यूमिनेशन रिसीव्ड डायरेक्टली अंडरनीथ हॉरिजॉन्टल स्क्रीन एंड a screen moved horizontally at a certain distance, factors affecting the illumination, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि प्रकाश को बाधित करता है या प्रभावित करता है, ऐसा समझ लीजिए, किसके कारण से प्रकाश जो है प्रभावित हो सकता है, ये सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया टाइप ऑफ लाइटिंग अरेंजमेंट, है ना, उसके बाद लुमिनस फ्लक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स, फिर लक्स लेवल रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेस, और ये IS आपका है H पर SP 722010। ठीक है, तो ये यूनिट 6 में आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि आपको एक आइडिया जरूर मिल गया होगा कि हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, पहला चीज। दूसरा, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, आप तो पहले चीज घर में आप अपना या
कहीं पे भी आप डेफिनेटली वायरिंग सीख सकते हैं। दूसरा 5 to 10 मार्क्स आपके जेई एग्जाम में ये वेटेज रहेगा, और जितना बता रहा हूं उतना करते जाइएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एग्जाम में भी आपका नहीं छूटेगा, ना कि सेमेस्टर में, है ना, ना कि सेमेस्टर में। जेई का भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहां पे भी आपको ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ, डेफिनेटली वहां पे भी आप यही सवाल करने वाले हैं, यही सवाल आपको रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बताऊंगा वही आएगा, नहीं। हाँ, इतना कर लेने के बाद मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि आपका एग्जाम में छूटने का पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगा। यही चीज फिर आप कहीं दूसरे कोचिंग में जाकर जरूर पढ़ोगे, और जब आप जेई का तैयारी करोगे तो हो सकता है आप अदर कहीं दूसरे संस्थान में जाइएगा, नहीं जेई का तैयारी करना, तो यही चीज आपको वहां पे ही पढ़ाया जाएगा। आप, मुझे पता है इस बात का, ठीक है, मैं आश्वस्त हूं इस बात को लेकर के कि यही चीज वो बताया जाएगा वहां पे भी। हो सकता है इससे कम बताया जाएगा, लेकिन बताया यही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बेहतर है कि आप यहीं से इस चीज को कवर कर लीजिए, तो आगे आपको कम से कम ये समय बचाएगा, किसी और दूसरे सब्जेक्ट पे आप ध्यान दे सकते हैं इन फ्यूचर, राइट। तो अभी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको दोनों चीज मिलने वाला है। जेई में भी आपको ये मिलेगा, और साथ में आप कह लीजिए कि आप ये भी चीज जानने वाले हैं कि कैसे वायरिंग कर सकते। भैया जब कुछ नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात को, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जो भी बच्चे हैं यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग, आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपको लगे कि नहीं, मुझे अपना एक अंपायर खड़ा करना है, मुझे अपना एक माहिष्मति तैयार करना है ना, तो वह माहिष्मति तैयार करने के लिए यह भी एक रास्ता होगा आपका, यह भी एक आपका माध्यम, एक जरिया बनेगा। कहने का मतलब कि अगर आप एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, लाइक अपना, आप मान लीजिए कोई इंडस्ट्री तैयार कर लीजिए, अपना एक फैक्ट्री खोल लीजिए एक तरह से, कि नहीं आप वायरिंग से जुड़े हुए कोई भी काम जो है करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा कम होगा, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे फेमस होने लगेंगे, आपका काम अच्छा अगर होगा, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, और आप उस प्रोजेक्ट पे काम करके अच्छा खासा जो है ना मतलब रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ये मुझे पता है, ठीक है। बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है, उसमें भी आप देखिएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, टेंडर निकाला जाता है पूरा का पूरा, 200 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़ इन सब चीजों का टेंडर आता है। अब सोचो कि एक बार 250 करोड़ का आपको प्रोजेक्ट मिले और आप उस पर काम कर रहे हो, तो उसको काम करने के लिए आपको आना चाहिए ना पहले, तो सीखना जरूरी है पहले, बहुत स्कोप है इन सब चीजों का, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़िए। तो आज हम लोग हाँ, एक चीज मैं आपको ये बता दूं, एडमिशन स्टार्ट हो गया है। हाँ, तो जिन्होंने नहीं लिया है और जो मतलब ट्रस्ट कर रहे हैं, जिनको कोर्सेस चाहिए, भरोसा है कि यहाँ पे आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, तो आप ऐप पे जरूर जाइएगा। लक्ष्य का ही ऐप है, बट इसका नाम बदल गया है स्पार्क, ठीक है ना, ये स्पार्क के नाम से आ गया है। वहां पर से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा, फिर वहां से रजिस्टर करने के बाद जो कोर्सेज में आकर के आप 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में जाइएगा, वहां पे से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, है ना, वहां से खरीद लीजिएगा। अगर आपको लगे कि वहां पे आपका पूरा रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है, जो भी आपका इच्छा है या जो भी आपका डिजायर है एक तरह से के लिए रिक्वायरमेंट है, वो अगर फुलफिल हो जाता है, तो एक बार जरूर देखिएगा, वहाँ डेमो क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगे, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आप आगे बढ़िएगा, ठीक। तो एडमिशन स्टार्ट है, दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट इट, है ना। साथ में शायद कूपन वगैरह भी है, तो उसका यूज कर लीजिएगा जरूर, कुछ पैसे कम हो जाएंगे आपके लिए, ठीक। चलिए, तो आशा करता हूं कि आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ये ओवरव्यू है आपके लिए था कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या पढ़ना है, और ब्रीफ में आपको जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।